गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी 1 तारीख को स्कूल खुलने वाले हैं, तो सभी बच्चे स्कूल के लिए रेडी रहें। अपनी बुकें हैं जो मार्केट में आ चुकी हैं या जो भी आपके मैट्रिक से संबंधित सहायक सामग्री हैं उनको तैयार कर लें, ताकि जैसे ही स्कूल खुले हमारी पढ़ाई बिना रुकावट के सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए कुछ हमको पूर्व तैयारियां करनी होगी और दिन प्रतिदिन बुकों के बारे में पता करते रहें। जैसे ही 1, 2, 4 जो भी बुकें आपको मिल रही हैं वो खरीद लें, और जितना ही आपको मैटर करवा दिया है वो मैटर भी आपकी कॉपी में राइट और लर्न होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा है लेक्चर नंबर 7 में शून्य अवज्ञा आंदोलन। और शून्य अवज्ञा आंदोलन के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ भी लिए थे, यानी लोगों ने आंदोलन को कैसे अपनी दृष्टि से देखा, कैसे लिया, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारी हो चुकी थी और कुछ अधूरे थे। आज उनको पूरा करेंगे। तो शून्य अवज्ञा एक बार फिर बता देता हूँ। शून्य अवज्ञा एक था असहयोग आंदोलन, हमने पढ़ा था। यानी असहयोग का मतलब था कि ब्रिटिश कार्यों का सहयोग नहीं करना। जो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा रूल बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उन सभी का क्या करना, असहयोग करना। शून्य अवज्ञा का मतलब क्या हुआ? शून्य अवज्ञा का मतलब है कि ब्रिटिश कार्यों में सहयोग तो करना ही नहीं है, लेकिन क्या करनी है, उनकी अवज्ञा करनी है। अवज्ञा का मतलब आज्ञा नहीं माननी है, जो कहे उससे बिल्कुल विपरीत करना है। वो क्या कहलाती है? शून्य अवज्ञा। अवज्ञा का स्वरूप होगा वो शून्य होगा, अहिंसात्मक होगा। जैसे ब्रिटिश सरकार कहे कि आपको कर देना है, शून्य अवज्ञा कहती थी आपको कर नहीं देना है। ब्रिटिश सरकार कहती थी आपको अंग्रेजी पढ़ना है, शून्य अवज्ञा आंदोलन कहता था आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है। ब्रिटिश सरकार कहती थी आपको स्कूलों में जाना है, जो शिक्षण संस्था अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई है, क्योंकि शून्य अवज्ञा के तहत उन सभी का क्या करना था, बहिष्कार। विदेशी कपड़े जो आ रहे थे उन सभी का बहिष्कार करना था। शराब की दुकानों की पिकेटिंग यानी उनके ऊपर धरना देना था, उनका जबरदस्ती रास्ता रोकना था। लेकिन प्रत्येक वर्ग ने शून्य अवज्ञा का अर्थ है वो अपने अपने ढंग से लिया। शहरी लोगों का अलग नज़रिया था और ग्रामीण लोगों का अलग नज़रिया था। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया और सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाते थे। यानी शून्य अवज्ञा आंदोलन प्रथम वो आंदोलन था जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया था। यानी सबसे पहले सत्र पर जो महिलाएं घर की चारदीवारी से निकलकर सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ आई थी, वो शून्य अवज्ञा आंदोलन में आई थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाओं ने, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस आंदोलन में जन सामान्य की सारी महिलाएं, लेकिन अधिकांशतः थी वो कुलीन परिवार की महिलाएं थी, संपन्न परिवार की महिलाएं थी, वो शून्य अवज्ञा आंदोलन से ज़्यादा संख्या में जुड़ी हुई थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों ने राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, यानी महात्मा गांधी के आह्वान पर। यानी महात्मा गांधी ने जब शून्य अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन किया, तो असहयोग आंदोलन के दौरान उसकी असफलता के कुछ कारणों पर अध्ययन किया गया। उसमें पता चला कि असहयोग आंदोलन में
जो हिस्सा ले रहा था उनमें अधिकांशतः पुरुष वर्ग ज़्यादा था, महिलाएं वर्ग नहीं थे। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अधिक से अधिक संख्या में किससे जुड़े, आंदोलन से जुड़े। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। यानी महात्मा गांधी की सोच भी औरतों के पक्ष में एक यूँ कह सकते हैं कि रूढ़िवादी या परंपरागत सोच थी। रूढ़िवादी और परंपरागत सोच में क्या बताती है, कहती है कि औरत का जो मुख्य कार्य है वो गृहस्थी संभालना है, घर संभालना है, चूल्हा चौका का मतलब घर से संबंधित कार्य करना है, एक अच्छी माँ बनना है। अच्छी माँ का मतलब अपने बच्चे में संस्कार पैदा करना। कहते हैं कि बालक की प्रथम शिक्षिका माता होती है और माता ही बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार उत्पन्न करती है। अच्छे संस्कार ही बच्चे की आने वाले समय में नींव निर्धारित करते हैं। इनके अलावा एक अच्छी पत्नी, एक आदर्श अर्धांगिनी बनना भी औरत का कर्तव्य है। ये महात्मा गांधी की अपनी सोच थी। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में भी किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने में हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। यानी औरतों के बारे में यूँ कहें कि पूर्णतः परंपरागत थी स्वतंत्रता संग्राम। वो औरतों को किसी भी मुख्य पद पर आसीन होने के लिए हिचकिचा रही थी। उनका मानना था कि यदि औरतों के हाथों में बागडोर आएगी तो वो उतने सुदृढ़ ढंग से मुकाबला नहीं कर पाएगी जितना सुदृढ़ ढंग से एक व्यक्ति किसी चीज़ का मुकाबला करता है। हम चर्चा करेंगे अभी तक जो महत्वपूर्ण तिथियां आई हैं उनके बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उन महत्वपूर्ण तिथियों में अभी हम बात करेंगे कि कब कब कौन कौन सा आंदोलन हुआ था, कौन कौन सी घटना घटी थी। पहली महत्वपूर्ण तिथि है 1819 में बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। कौन? बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के लोगों को संगठित करते हैं। 1918 में एक और बता देता हूँ, 1918 के अंदर क्या हुआ था, खेड़ा आंदोलन भी हुआ था। लेकिन हम किताब के अंदर आई हुई कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में चर्चा करेंगे। 1917 के बारे में चंपारण आंदोलन, 1918 खेड़ा या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, इनके बारे में हम पूर्व के लेक्चर के अंदर चर्चा कर चुके हैं। अप्रैल 1919 अप्रैल 1919 के अंदर क्या घटना हुई? रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट के
खिलाफ गांधीवादी हड़ताल और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब की घटना है? अप्रैल 1919। जनवरी 1921 जनवरी 1921 के अंदर दो आंदोलन एक साथ शुरू हुए थे। पहला असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन शुरू। फरवरी 1922 की घटना चोरी चोरा कांड और गांधी जी ऐसे वापस से ले लेते हैं। चोरी चोरा कांड और गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते हैं। फरवरी 1922 में मई 1924 में मई 1924 की घटना। मई 1924 में अलूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी जो भूख हड़ताल की थी। अलूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी। अलूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी 2 वर्ष से चल रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। दिसंबर 1929 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन लाहौर अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन सा प्रस्ताव था? पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार कर। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार कर लेती है। कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार कर लेती है।
1930 1930 के अंदर अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। मार्च 1930 मार्च 1930 मार्च 1930 के अंदर आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, दांडी मार्च। गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लेते हैं, उनके बाद एक दो तिथियों के बारे में और जानेंगे। ये महत्वपूर्ण तिथियां कुछ अधिकांशतः करवाई गई आपको, लेकिन कुछ अलग हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये आएगा कि सर तिथियां याद नहीं हो रही है, तो बेटा तिथियां याद सीधी सी बात है करनी पड़ेगी। करने के लिए एक क्रम निर्धारित कर लो, इसलिए सारी तिथियां क्रम से दी गई और क्रम से करवाई गई। जब तक आप किसी चीज का क्रम याद नहीं करोगे, तिथियां ज्ञात नहीं होगी, ये निश्चित सी बात है। आप अपने हिसाब से तिथियों को बना लिया करो। वर्तमान में 21 चल रहा है 2021, तो 1921 में क्या था, यानी अपने से संबंधित 100 साल आगे का आंकड़ा, 25 साल, 50 साल, 100 साल, इस प्रकार के आंकड़े हैं। इनको आप किसी न किसी महत्वपूर्ण बिंदु से जोड़ दो और उन बिंदु से जोड़ने के बाद ही आप उनको क्या करो, ज्ञात करो। समझ में आई बात? तब ये तिथियां बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी, याद हो जाएगी। जैसे 1918 और 1919 के अंदर बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के लोगों को संगठित करते हैं, यानी ये एक ऐसी महत्वपूर्ण तिथि है जो हमको दी गई, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1918 दो बार और इंपॉर्टेंट आती है, और वो दोनों जगह कौन सी है? चलो थोड़ा सा एक बार पीछे चलते हैं क्लास के अंदर, कि 1915 के अंदर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो 1915 को ज्ञात कर लो। 1915 ज्ञात होते ही
1915 में पता चल जाएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौट आए थे, भारत लौट आए थे। अब भारत आने के बाद क्या महात्मा गांधी का जैसा इन आंदोलनों में प्रभाव था वैसा था क्या? नहीं था जी। महात्मा गांधी की कुछ चर्चाएं थी क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से सफलता प्राप्त की थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका एक अलग क्षेत्र था, भारत एक अलग क्षेत्र है। तो आती महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने 2 वर्ष तक, ज्ञात करना ऐसे, महात्मा गांधी ने 2 वर्ष तक भारत भ्रमण किया। भारत भ्रमण के माध्यम से महात्मा गांधी को यह पता चला कि जो परिस्थिति दक्षिण अफ्रीका में थी, कुछ उसी प्रकार की परिस्थितियां भारत में भी उत्पन्न थी। तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में चलाया, उसी प्रकार के आंदोलनों का सूत्रपात उन्होंने भारत में किया। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, 2 वर्ष तक भ्रमण किया, तो 15 और 2 हो गए 1917। 1917 के अंदर महात्मा गांधी ने भारत के अंदर अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था। कहाँ किया था? चंपारण बिहार में। कहाँ किया था? चंपारण में। चंपारण के अंदर उस समय 3 कटिया पद्धति लागू थी, जिसके तहत प्रत्येक किसान को अपने भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती उगाना अनिवार्य हो गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया, सत्याग्रह आंदोलन किया और सफलता मिल गई। यानी जो नीति दक्षिण अफ्रीका में बनाई, उसी प्रकार की नीति से महात्मा गांधी को भारत में भी प्रथम बार सफलता कब मिली? चंपारण आंदोलन में। कब? 1917 में। तो ज्ञात कर लो, 1915 से भारत आए, 2 वर्ष तक भारत भ्रमण किया और 2 वर्ष बाद सत्याग्रह आंदोलन किया। तो 15, 2, 17, 1917 में महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन आ गया। कहाँ गया? चंपारण में। 17 के बाद महात्मा गांधी को सफलता मिली, तो 1 वर्ष बाद यानी अगले ही वर्ष महात्मा गांधी के पास एक और ऑफर आ गया। वो कहां से आया? वो आया खेड़ा से। खेड़ा के अंदर भूमिकर को लेकर जमींदारों, अंग्रेजों और किसानों के मध्य विवाद था। महात्मा गांधी ने वहां पे सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और वहां पे भी सफलता मिल गई। जैसे महात्मा गांधी को 1918 के अंदर, ये 1918 आ गया, 1918 में खेड़ा में सफलता मिली, तो 1918 के अंदर ही अहमदाबाद के अंदर मिल मजदूरों ने हड़ताल कर रखी थी, अपने बोनस को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पर भी आंदोलन का नेतृत्व किया और वहाँ पे भी सफलता मिल गई। यानी 1918 के अंदर 2 आंदोलन हो गए, एक हो गया खेड़ा और एक हो गया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कई बुकों में 1917 भी मिलता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों ही 1918 की घटनाएं हैं। उसके बाद 1918 के अंदर ही 18-19 में कौन आए? बाबा रामचंद्र आए। कौन आए? बाबा रामचंद्र। और बाबा रामचंद्र ने क्या किया? उत्तर प्रदेश के लोगों को संगठित करने का कार्य किया था। तो 1918 के अंदर 3 चीजें आ गई, 2 महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और एक बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1918 में उत्तर प्रदेश के लोगों को संगठित करना। क्लियर बात? 18 के बाद आए हम 1919 में। 1900 चल रहा है तो हम 1900 छोड़ दिए, डायरेक्ट चलते हैं। 1900 की घटनाएं हैं सारी। तो कब की बात है? अप्रैल 1919। अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 रूलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी या गांधीवादी हड़ताल और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 के अंदर भी 2 घटनाएं घट गई। पहली रूलेट एक्ट के विरोध में और दूसरी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इनके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। तो 18 के बाद आ गए हम 19। 1920 के अंदर क्या हुआ? 1920 के अंदर प्रस्ताव आया था। कौन सा प्रस्ताव? असहयोग आंदोलन का। पहला प्रस्ताव आया सितंबर में, सितंबर 1920, और अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर। आंदोलन था असहयोग आंदोलन, लेकिन उस आंदोलन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। लेकिन
वो प्रस्ताव उस समय पारित नहीं हो सका। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दिसंबर को वो प्रस्ताव फिर से आया रमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता के अंदर, और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता के अंदर, और इस बार वो प्रस्ताव क्या हो गया था, पारित हो गया था। जो प्रस्ताव पारित होने की तिथि वो 31 दिसंबर आती है, 31 दिसंबर 1920। इसलिए 31 दिसंबर 1920 को आंदोलन हुआ, तो जनवरी 1921 के अंदर असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। बहुत सी किताब है वो 1920 देती है असहयोग आंदोलन को, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बात सही है। ये दिसंबर माह में शुरू हुआ था, 31 दिसंबर को ये पारित हुआ था, लेकिन मूलतः शुरू हुआ था वो जनवरी 1921 में हुआ था। और इसी समय असहयोग आंदोलन के समकालीन आंदोलन भी पूछ सकते हैं, वो था खलीफा। खलीफा आंदोलन था वो तुर्की देश का है। खलीफा आंदोलन हुआ था भारत में, क्योंकि जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन कर दिया गया था, खलीफा पद समाप्त कर दिया गया था, और खलीफा के सम्मान के अंदर भारत के अंदर कौन सा आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन चला था। कौन सा चला था, खिलाफत आंदोलन। तो हम 17 से चले, कहाँ तक आ गए, 21 तक। 1921 के अंदर असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तभी एक घटना घटी 5 फरवरी 1922 को। कौन सी घटी, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। वहां पे एक जुलूस जा रहा था शांतिपूर्ण। चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ को गुस्सा आ गया और भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके तहत कई पुलिस वाले जलकर मर गए। महात्मा गांधी को ये लगा कि आंदोलन हिंसात्मक हो रहा है, इसलिए 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने आंदोलन क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। ध्यान से सुनना, स्थगित किया, समझ में। लेकिन 12 फरवरी 1922 को आंदोलन क्या ले लिया था, वापस ले लिया था। स्थगित का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोक दिया, 7 दिन के लिए रोका था, और 7 दिन बाद आंदोलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। तो हम आ गए 1921 से 1922। अब 1923 में कुछ नहीं हुआ। 1924 की मुख्य घटना, 1924 में अलूरी सीताराम राजू को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब 24 के बाद कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं, कुछ घटनाएं हैं, जैसे 1927 के अंदर साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो 1928 के अंदर भारत पहुंचा था। लेकिन वो चीज़ें बाद की बात है, मूलतः इस पर हम चर्चा करते हैं। वैसे बहुत सी तिथियां आने वाली है, लेकिन मुख्य मुख्य कुछ तिथियों पे देखते हैं। दिसंबर 1929 के अंदर एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ, और वो महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। कहाँ हुआ था, लाहौर में। ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार किया था। किसको, पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार किया था। और 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कौन सा, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हो गया था दिसंबर 1929 में। इसलिए प्रथम स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, जबकि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, इसीलिए। क्लियर बात। 29 के अगले ही वर्ष 1930 के अंदर, 1930 में डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की क्या की थी, स्थापना की थी। यानी दलितों के लिए एक संगठन बनाया था, दलित वर्ग एसोसिएशन। और मार्च 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अभी हम पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी ने दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया था, शुरू किया था। ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, लगभग 24 दिन। कितने, 24 दिन। 200 मील की यात्रा पार की थी। 78 व्यक्तियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से चले थे, और कहाँ गए थे, दांडी नामक स्थान पर गुजरात में। वहाँ पे मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून का क्या किया था, महात्मा गांधी ने उल्लंघन किया था, नमक कानून तोड़ा था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या की थी, शुरुआतें की थी। क्लियर बात। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां
जो बच गई उनके बारे में भी चर्चाएं कर लेते हैं। मार्च 1931, मार्च 1931, मार्च 1931 में क्या होता है? गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। मार्च 1931 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं और दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931, दिसंबर 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ। 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ। 3 महत्वपूर्ण तिथियां हो रही है हमारे सामने कि मार्च 1931 गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं, यानी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, यानी दिसंबर 1931 के अंदर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन के अंदर, इसमें हिस्सा लेना के लिए राजी हो गए थे और इसलिए महात्मा गांधी ने कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया था, वापस से ले लिया था। लेकिन सविनय दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो सांप्रदायिक चीज़ों को लेकर सफल नहीं हो सका, इसलिए 1932 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो महात्मा गांधी द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली और ये आंदोलन भी अपने आप क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, इनके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इनको राइट एंड लर्न कीजिए।